हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? होप यू ऑल वेल। और ध्यान रखो, कोविड में बाहर नहीं जाना है बच्चों। चलो, तो इसीलिए हम आपके लिए फ्री एजुकेशन लाए हैं ऑन यूट्यूब, राइट? तो आप मेरा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूं आपसे रिलेटेड तो आपको उसमें नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप आपसे रिलेटेड वीडियो है तो यू वॉच इट, अदरवाइज जस्ट गो थ्रू इट, छोड़ दीजिए थोड़ा सा स्टार्ट करके, राइट? तो अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड है, आपका सब्जेक्ट है, तो जरूर पूरा देखिए। और बच्चों, आप ही नहीं देखिए, प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए ताकि इसको सबको इसका बेनिफिट मिल सके। मैं अपना टाइम निकाल निकाल के कैसे करके बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये सबको इसका बेनिफिट, ओके? So please share it, okay, with your friends, with your colleagues, with your relatives। जो भी आपके रिलेटिव कोई 11th स्टैंडर्ड में है तो उनसे भी आप शेयर कीजिए, ओके? चलिए, तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज डे 5th है, यानी लेक्चर 5th है। लेक्चर 4 तक हमने यहाँ फिक्शिशियस एसेट्स तक कवर किया था, जो आपको याद ही होगा। थोड़ा मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया था। और आपको अगर वो थोड़ा ब्रशअप करना है उस चीज को, तो पुराने वाले का लिंक मैं नीचे रख दूंगी, आप वहां से पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, ओके? और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप वहां पे जाके सारे वीडियोस वहाँ लिखे हुए हैं, आप वहां से 1 2 3 देखकर फिर आप 4th 5th देख सकते हैं। आज 5th है, ठीक है? चलिए, तो आज हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं, नॉट वेस्टिंग योर आर टाइम। रिसिप्ट्स, तो हम यहाँ पे थे 6 पॉइंट पे। रिसिप्ट्स क्या होता है, तो लेट्स सी रिसिप्ट्स क्या होता है। रिसिप्ट्स क्या होता है बच्चों? जब मैंने किसी आइटम को सोल्ड किया है, मैंने किसी आइटम को बेचा है, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन के कारण, बिजनेस की कॉन्सिक्वेंसीज के कारण आपको जो पैसा मिलेगा वो कहलाएगा आपका रिसिप्ट्स, राइट? तो किसी भी कारण से, अगर बिजनेस के किसी नेचर के कारण से आपको पैसा मिलने वाला है तो वो आपकी कहलाएगी रिसिप्ट्स। जैसे मैं मान लो कि गम बनाने, फेविकॉल बनाने का बिजनेस करती हूँ और फेविकॉल मैंने सेल किया, तो सेल करने से मुझे जो जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो मेरा कहलाएगा रिसिप्ट्स। इट्स अ वन टाइप ऑफ सेल ओनली, यानी सेल करने से, या रिसिप्ट कुछ भी हो सकती है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो प्रोफेशनल सर्विस देती हूँ, यानी डॉक्टर की सर्विस देती हूँ, तो वो सर्विस देने के कारण मुझे जितना पैसा रिसिप्ट हुआ वही रिसिप्ट है। जितना पैसा रिसीव्ड हुआ वो आपकी क्या कहलाएगी? रिसिप्ट्स कहलाएगी। तो चलते हैं हमारे पॉइंट पे। सॉरी, when money is received due to consequences of business transaction, business transaction के कारण आपको जो पैसा मिलता है वो आपकी क्या कहलाती है? रिसिप्ट्स कहलाती है। इट इज नोन एज रिसिप्ट। These receipts are classified on the basis of their nature। अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है? क्लासीफाई होती है। रिसिप्ट्स रेगुलरली रिसीव्ड होती है। क्यों? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो तो आप रेगुलरली बेच रहे होगे, और अगर आप रेगुलरली बेच रहे हो तो आपको रिसीव्ड भी रेगुलरली होगा। These receipts are classified on the basis of their nature and receipts regularly received during the year, not regularly received during the year। Regularly भी हो सकता है और हो सकता है कि not regular हो तो भी आपको वो माना जाएगा। Business receives regular receipt फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज के कारण आपको जो पैसा मिलता है वो कहलाएगा आपका रिसिप्ट। रेगुलर रिसिप्ट विच इज नोन एज रेगुलर रेवेन्यू रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट विच इज नॉट रेगुलर इन नेचर, वो रेगुलर नहीं होती है नेचर में। यानी अगर प्रोडक्ट को सेल करने से आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपकी रेगुलर होती है, या आपने अपना प्रीमाइसेस कोई रेंट पर दे रखा है, उसको सेल करने से आपको जो पैसा मिल रहा है वो भी आपका रेगुलर होगा, तो वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम जो मैं पैसा लेकर आई थी वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, राइट? मैंने कोई एसेट सोल्ड आउट करी, उससे मुझे कोई पैसा मिला तो वो भी मेरा कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो दो टाइप है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके एग्जांपल्स दिए होंगे। दिस कैपिटल रिसिप्ट क्या है? दिस रिसिप्ट इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली। रेगुलरली रिसिप्ट नहीं होता, एट द टाइम ऑफ बिजनेस किया हो या बिजनेस कर रहे हो आप, चालू है, अब बीच में 3 साल बाद 5 साल बाद मुझे लगता है कि मुझे बिजनेस में 1 लाख रुपए की और जरूरत है और मैं एज अ कैपिटल लेकर आ रही हूँ, तो वो कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। मेरे को लगता है पैसों की जरूरत है और मैंने बाहर से डिबेंचर इशू किए और लोगों ने डिबेंचर खरीदे हैं, तो वो कहलाएगा मेरा कैपिटल रिसिप्ट। मैंने शेयर इशू किए, शेयर खरीदे लोगों ने,
तो वो कहलाएगा मेरा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, चलिए रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू, द फ्लो ऑफ दिस रिसिप्ट वुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम दिस रिसिप्ट, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर और लॉस इंकर्ड कैन बी असर्टेन। मतलब जो आपका रेगुलर बिजनेस करने से जो इनकम जनरेट होगी वो आपकी कहलाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट चलिए पेमेंट। तो पेमेंट क्या होता है, जब भी आपको किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस का कोई इवेंट हुआ है जिसके अंदर मेरे को किसी को पैसा देना है, तो वो मेरा कहलाएगा पेमेंट। उसको क्या बोलेंगे, पेमेंट। तो मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज पेमेंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर किसी को मुझे पैसा देना है तो वो मेरा कहलाएगा पेमेंट। दीज पेमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। पेमेंट रेगुलरली पेड ड्यूरिंग द ईयर और नॉट रेगुलरली। ऐसा हो सकता है कि आप रेगुलरली पेड करते हो और ऐसा हो सकता है नहीं, रेगुलरली नहीं पे किया, पहली बार पे हुआ, तो भी वो पेमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, अब जो रेगुलरली होता है उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पेमेंट बोलो चाहे एक्सपेंस बोलो एक ही बात है, क्योंकि एक्सपेंस का ही पेमेंट होता है। मानो मैं बाजार सामान लेने गई तो वो मेरा क्या एक्सपेंस है, और उस सामने वाले दुकान शॉपकीपर को मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ। तो जो पेमेंट है वही आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। जो एक्सपेंस रेगुलरली नहीं होते हैं, जैसे मेरे को घर खरीदना था तो मैं घर हर 15 दिन में, हर 20 दिन में या हर महीने में या हर साल नहीं खरीदूंगी, तो वो कहलाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जो आपने बिजनेस सेटअप करने के लिए या बिजनेस में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, एसेट्स खरीदी है, तो वो कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदी है, लेकिन मैं मान लो फेविकॉल का बनाने का बिजनेस करती हूँ और फेविकॉल को फिल करने के लिए मैं जो प्लास्टिक के कैंस खरीदती हूँ वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो मुझे रेगुलरली खरीदना पड़ेगा। तो द एक्सपेंस विच इज फॉर वन टाइम, जैसे प्रीमाइसेस खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और द एक्सपेंस विच इज इंकर्ड रेगुलरली बेसिस ऑन डे टू डे ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे चलते हैं, हम क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस पेमेंट इज नॉट रेगुलर इन नेचर, रेगुलरली नहीं होता। जनरली व्हेन फिक्स्ड एसेट, ये मार्क कर लीजिए, जनरली व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज, फिक्स्ड एसेट जब खरीदी जाती है तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ प्रीमाइसेस, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, राइट। नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, the flow of these payment would remain constant, यानी regularly payment होता है। From these payment profit and loss is determined in this category, जैसे salary, wages, telephone expense, ये सब मेरे क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमेशा पे करने पड़ेंगे, तो इसमें ये कहलाते हैं मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, वो वही है जो पॉइंट 15 में बताया गया है। पॉइंट 15 में मैंने आपको क्या समझाया था, फिक्टिशियस एसेट। तो मैंने उस टाइम भी उसका वर्ड नाम भी बताया था आपको कि वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोलो या फिर फिक्टिशियस एसेट बोलो, एक ही बात होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि मानिए मैंने इस साल पेंट करवाया और पेंट का व्हाइट वॉश का मैंने पैसा दिया, मानिए 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज मैंने व्हाइट वॉश का दिया है, तो जो 1 लाख रुपीज है, मानो मैं साल में 10 साल में एक बार पेंट कराती हूँ, तो ये 1 लाख रुपीज कितने ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है। तो एक साल का एक्सपेंस कितना हुआ मेरा, तो एक साल का एक्सपेंस हुआ पर ईयर एक्सपेंस, पर ईयर एक्सपेंस। तो ये जो पर ईयर हुआ, पर ईयर एक्सपेंस मेरा 10,000 हुआ। तो इस साल का जो मैं P&L बनाऊंगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगी व्हाइट वॉश या पेंट एक्सपेंस। पेंट एक्सपेंस लिखूंगी कितने के, 10,000 के। और जो आप बोलोगे कि मैम बाकी 90,000 का क्या, अदरवाइज बैलेंस शीट कैसे मैनेज होगी, तो आप यहाँ पे दिखाओगे या तो फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम से। डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम से। कितने जो बचे हुए हैं, कितने बचे, 1 लाख, ये 1 लाख में से ये 90,000 माइनस कर दो तो बचे कितने, 90,000। इन दोनों में से आप कोई भी नाम दिखा सकते हो, और मैं या तो फिक्टिशियस एसेट दिखाओ या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाओ। यहाँ पे बचे हुए 90,000 आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। ठीक है, चलो हम अपने पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर आपका है एक्सपेंस। एक्सपेंस जो मैंने अभी आपको समझाया, एक्सपेंस क्या होते हैं, जो हमारे पेमेंट्स होती है वही हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। द अमाउंट स्पेंड एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट ईयर इज एक्सपेंस। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स के होने चाहिए। जो करंट ईयर के जो एक्सपेंस है यानी 12 महीने के,
वो ही आप अपने P&L में दिखाते हो। प्रीवियस ईयर में मैं कोई एक्सपेंस लिखना भूल गई थी तो मैं इस ईयर में दिखाना चाहूँ तो वो मैं नहीं दिखा सकती। हाँ, पर प्रीवियस ईयर में अगर मैंने किसी एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किया था तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है, वो आप बाद में समझोगे, हम उसे अभी नहीं समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सपेंस हो गया। रेवेन्यू मैं आपको बताया, रेवेन्यू क्या होता है ये तो अभी हमने देखा ही था। रेवेन्यू मतलब वही आपकी जो रिसिप्ट्स होती है वही आपकी रेवेन्यू होती है। जो भी इनकम आपको जनरेट होती है वो सब क्या कहलाती है, आपकी रेवेन्यू कहलाती है। यानी मैं किसी प्रोडक्ट को बेचने का काम करती हूँ, मानो मैं मोबाइल बनाने का काम करती हूँ, तो जो मोबाइल सेल कर रही हूँ उससे मुझे जो भी इनकम हो रही है वो मेरी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। इसके अलावा अदर इनकम्स भी हो सकती है, जैसे मैंने अपने प्रीमाइसेस रेंट पर दे रखा है, मेरे को मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा करवा रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, मैं किसी स्कूल के साथ लिंक हूँ वहाँ से मुझे कमीशन मिलता है, या मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं वहाँ से मुझे डिविडेंड मिलता है, तो वो सब रेवेन्यू का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंस घटाने के बाद जो भी बचता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द पेमेंट्स फ्रॉम ऑल द इनकम इट इज नोन एज प्रॉफिट। अगर सरप्लस है तो, यानी अगर इनकम ज्यादा है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो वो नीचे वाला कहलाएगा लॉस। तो इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए मेरे सेल थी मेरी 1 लाख की, उसके सामने मेरे एक्सपेंस हुए मानिए 50,000 के, तो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट कितना बच जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट बच जाएगा यहाँ पे मेरा कितने का, 50,000 का। तो ये अगर आपकी सेल ज्यादा है उसके सामने एक्सपेंस कम है तो बचेगा जो प्रॉफिट। एट द सेम टाइम अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो मेरी सेल थी मानो 50,000 की और मेरा एक्सपेंस था मानो 80,000 का। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सेल कम थी। तो यहाँ पे जो हुआ वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। और लॉस कितने का हुआ, 50 गया तो कितने का लॉस हुआ, 30,000 का। ये दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लॉस कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। इसको मैं मार्क कर रही हूँ, इसको क्या बोलोगे आप, लॉस बोलोगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लॉस कहलाएगा। और यहाँ पे ज्यादा है इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। गेन। गेन क्या होता है, गेन भी क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट बोलो चाहे गेन बोलो, इट इज वन टाइप ऑफ सिनोनियम। सिनोनियम यानी सिमिलर वर्ड्स है दोनों। ठीक है, प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो एक ही बात है। नेक्स्ट, परचेज। परचेज क्या होती है, जो अगर मैं किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करती हूँ तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं जो रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ वो मेरी क्या कहलाएगी, परचेजेस कहलाएगी। राइट, जैसे मैं अगर फेविकॉल बनाने का बिजनेस करती हूँ तो उसके लिए जो केमिकल खरीदना पड़ता है, जो कैंस खरीदने पड़ते हैं, जो लिक्विड्स खरीदने पड़ते हैं, वो सब मेरा क्या कहलाएगा, परचेजेस कहलाएगा। राइट, तो परचेजेस वो होता है। अब देखो क्या लिखा है, मैनी आइटम्स एंड सर्विस आर परचेज इन द बिजनेस, ऑल दीज परचेजेस आर नॉट ट्रीटेड एज परचेज ऑफ द बिजनेस, दे आर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड। अगर गुड का बिजनेस कर रहा है, यानी कोई गुड मतलब कोई प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस कर रहा है, तो उसको बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मेरे को खरीदना पड़ा वो सब मेरा क्या कहलाता है, परचेजेस कहलाता है। एग्जाम्पल, व्हेन स्टेशनरी इज परचेज बाय gain merchant it is a stationary expense, but if he purchase grains it is treated as purchase। ठीक है, अगर कोई शूज बनाने वाली कंपनी है तो वो जो शूज बनाने के लिए फाइनल प्रोडक्ट उसको चिपकाने, लेदर खरीदती है, फिर लेसेस खरीदती है, फिर उसको चिपकाने के लिए गम खरीदती है, फिर नीचे का उसका सपोर्ट्स खरीदती है, तो वो जो ये सब चीजें कहलाएगी परचेज। पर एट द सेम टाइम मैं मेरे ऑफिस के लिए लैपटॉप खरीदा या मेरे ऑफिस के लिए पेन्स खरीद रही हूँ स्टॉक के लिए, तो ये जो कहलाएगा वो मेरा कहलाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस, वो मेरे परचेजेस नहीं कहलाएंगे। यानी परचेजेस क्या होते हैं, फिनिश गुड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसका जो खर्चा होता है वो कहलाता है परचेजेस। ठीक है, सेल्स।
सेल्स क्या होती है? जो फाइनल प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट बनाने का काम करते हो, उस प्रोडक्ट को जब आप सेल करोगे, उससे जो इनकम होगी वो कहलाएगी आपकी सेल्स की इनकम। यानी गुड्स बेचने से, गुड्स सेल करने से जो इनकम होती है वो आपकी कहलाएगी सेल्स। ठीक है, उसको सेल इनकम नहीं बोलते, सेल्स ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक को किसको बोलते हैं? स्टॉक कहलाता है आपका ये जिस प्रोडक्ट का बनाने का बिजनेस करते हो, उस वो जो बचा वो कहलाएगा आपका स्टॉक। मानो मैंने इस साल 10 लाख शूज बनाए और जिसमें से 9 लाख सेल आउट हो गए, 1 लाख बच गए, तो जो 1 लाख बचा हुआ वो मेरा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने मानो 1,000 मीटर लेदर खरीदा था और जिसमें से 1,000 मीटर लेदर खरीदा था, जिसमें से मानो 500 मीटर ही यूज हुआ, 500 मीटर बच गया लेदर शूज बनाने में। तो जो 500 मीटर बच गया वो कहलाएगा मेरा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अलग अलग होता है। पर अभी at your stage, in 11th standard and in 12th standard, उसको बाइफरकेट नहीं किया जाता, हम उसको साली क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। यानी फिनिश गुड का जो स्टॉक बच गया है, आप उसको विंडो से फेंक नहीं देते हो, वो आपकी क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। और उसको किस नाम से बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बैलेंस शीट में दिखाई देता है। ठीक है, जिसका भी आप प्रोडक्ट बनाते हो वो। ठीक है, चलिए डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं आपके? डेटर्स होते हैं द कस्टमर टू whom यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, और उनसे पैसा लेना बाकी है, एंड द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, दे आर नोन एज डेटर। मैंने आपको 15,000 का स्टॉक बेचा, यानी शूज सेल किए, तो आपने बोला कि पेमेंट 3 महीने बाद ले लेना, तो आप मेरे क्या बन जाओगे? डेटर बन जाओगे। कितने रुपीस के? 15,000 रुपीस के। तो डेटर कौन होता है? सेल ऑफ व्हेन अ बिजनेसमैन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचता है, टू हिज ओन कस्टमर्स, अपने कस्टमर को, तो दोज कस्टमर आर कॉल्ड एज डेटर्स। तो वो कस्टमर क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। पर पेमेंट का बची हुई होनी चाहिए कि आपको अभी तक पेमेंट उससे रिसीव नहीं हुई है। अगर रिसीव हो गई तो फिर वो आपके डेटर नहीं रहेंगे, पेमेंट आप बाकी है अभी आपको मिली नहीं है, तो वो आपके कहलाएंगे डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का एक पूरा चैप्टर है, पूरा डीप में वहां पे पढ़ाऊंगी। यहाँ पे खाली इतना समझो कि कई बार क्या होता है कि मेरे को जैसे मैंने आपको गुड सोल्ड किया, आपने बोला पेमेंट 3 महीने बाद लेना, फिर मैं 1 महीने बाद आपके पास आई और मैंने बोला मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, आप पैसे दे दीजिए प्लीज। आपने बोला मैंने तो बोला था पहले ही 3 महीने बाद, मेरे पास तो अभी है ही नहीं। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक काम करो, तो मेरे को एक बिल लिख कर दे दो। बिल मतलब एक नोटिस, चेक की तरह एक पेज होता है जिसपे आप ये लिखते हो कि I am to pay so and so amount to this party on this and this date। इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है जिसपे आप ये लिख के देते हो। अब वो बिल क्या करूंगी, मैं जाकर बैंक को दे दूंगी, बैंक वाले उस बिल को इंडोर्स करते हैं। इंडोर्स मतलब भी क्या होता है, ये भी मैं उस चैप्टर में सिखाऊंगी, अभी खाली इतना सीखो कि उस बिल को मैं बैंक में जाके दे दूंगी, बैंक वाले वो बिल अपने पास रखेंगे और मुझे पेमेंट और मुझे मेरा पैसा दे देंगे जितना उसमें लिखा है। पर इसके लिए बैंक एक कमीशन लेता है। जैसे अगर 1 लाख का बिल है तो मान लो 1,000 बैंक अपने पास रख लेगा और मुझे 99,000 दे देगा। तो और मेरे को अभी पैसा मिल गया, आपको 2 महीने बाद पेमेंट करना है, 1 महीना तो बीत चुका, 2 महीने बाद पेमेंट करना है। तो अब आप किसको पेमेंट करोगे? अब आप मुझे नहीं पेमेंट करोगे, आप किसको पेमेंट करोगे? बैंक को पेमेंट करोगे। चलो इसको फटाफट मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, ऐसा थोड़ा टफ लगेगा आपको सिर्फ सुनने में। देखो मानो हम ए और बी लेते हैं एग्जाम्पल, तो ए और बी है, ए ने बी को गुड्स सेल किए, ठीक है, गुड्स सोल्ड किए, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए ₹10,000 ओनली लेते हैं, 10,000 के, ठीक है। ए ने बी को गुड सेल किए 10,000 के, तो बी ए को पैसा देगा कितने महीने की क्रेडिट? ऑन 3 months क्रेडिट, 3 महीने की क्रेडिट पर, ऑन 3 months क्रेडिट। अब ए बाद में एग्री हो गया, गुड सोल्ड हो गया, 1 month बीत गया, आफ्टर 1 month
आफ्टर 1 मंथ क्या हुआ, ए बी के पास गया और बोला कि आप मुझे पैसे दे दो। बी ने बोला मेरे पास नहीं है, मैंने आपको बोला था कि मैं तो 3 महीने बाद दूंगा, अभी कहाँ से दूं। तो ए ने बोला मुझे जरूरत है। तो बी बोलेगा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके ऊपर एक BR लिख देता हूँ, उसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। मैं आप एक बिल लिख देता हूँ, बिल रिसीवेबल। तो इसके लिए कहलाएगा वो BR, क्योंकि इसको उसके सामने पैसे मिलने हैं। और इसके लिए कहलाएगा वो BP यानी बिल्स पेबल, क्योंकि इसको उस बिल के सामने पेमेंट करना है 3 महीने बाद। जैसे ही BR यानी बी ये बिल लिखेगा, यानी ए बिल लिखता है और इससे साइन करा लेगा। ये जैसे ही बिल लिखेगा तो ए जाकर वो BR किसको दे देगा, बैंक को दे देता है। ए जाकर वो BR किसको दे देता है, बिल रिसीवेबल किसको दे देगा, बैंक को। और बैंक उसको क्या दे देगा, उसके बिहाफ पे कैश दे देगा। लेकिन बैंक इसके लिए क्या लेगा, कमीशन लेता है। और वो कमीशन उसमें जितना पैसा लिखा होता है उसमें से थोड़ा पैसा काट कर वो आपको बचे हुए पैसे दे देता है। अब बैंक क्या, अब ये बी को पेमेंट करना है BR का, यानी बिल जो लिखा उसका। तो अब जब 3 महीने बीत जाएंगे, यानी ये 3 मंथ जब खत्म होंगे, तो ये बी किसको पेमेंट करेगी, बैंक को पेमेंट करेगी। अब बी ए को पेमेंट नहीं करेगी, किसको करेगी, बी बैंक को। क्यों, क्योंकि ए को तो बैंक ने पेमेंट कर दिया था। यानी अल्टीमेटली कितनी पार्टीज आ जाती है सामने, 3 पार्टीज आ जाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम बैंक को क्या फायदा हो, बैंक ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि बैंक को उसके सामने क्या मिल रहा है, कमीशन मिलता है बैंक को इसके सामने, इसीलिए बैंक ऐसा काम करती है। थोड़ा कमीशन वो ए से भी लेगी और थोड़ा कमीशन वो बी से भी लेते हैं, इसलिए बैंक ऐसा काम करती है। डीप में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखते थे। बिल रिसीवेबल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ना, राइटिंग में होता है कि आई एम टू रिसीव दिस मच अमाउंट फ्रॉम बी ऑन आफ्टर 2 मंथ्स, ऐसा। Where there are 2 parties, one is the bill writer, यानी बिल ए यहाँ पे बिल राइटर होगा, एंड द अदर इज द बिल एक्सेप्टर, और बी बिल एक्सेप्टर होगा। Where bill writer acquires right to receive, बिल राइटर के पास क्या होता है, राइट होता है पैसे लेने का। acquire to right to receive the amount as per predetermined date, जो भी predetermined date पर for future it become receivable, तो वो क्या बन जाते हैं, receivable बन जाते हैं। ये मैंने आपको इससे आगे की भी कहानी सुना दी, इसमें खाली ये ए और बी तक की कहानी दे रखी है, खाली ए और बी तक की कहानी। और जो मैंने आपको बैंक का तीसरी पार्टी का रिलेशन बताया, ये मैंने आपको इससे आगे की कहानी सुनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल्स क्या होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं जो जिनसे आपको पैसा लेना है। तो जो डेटर्स थे, हमने जो डेटर्स पढ़े वही एक तरीके से यहाँ क्या कहलाते हैं, रिसीवेबल्स कहलाते हैं। जिनसे हमें पैसा लेना है वो सब क्या कहलाते हैं, रिसीवेबल्स कहलाते हैं। रिसीवेबल्स बोलो, डेटर्स बोलो, पर डेटर के साथ जब BR बिल रिसीवेबल भी जुड़ जाता है तो दोनों मिलकर कहलाते हैं रिसीवेबल्स। यानी मतलब इस सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जिनसे पैसा हमें मिलने वाला हो फ्यूचर में, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके रिसीवेबल्स कहलाएंगे, राइट। तो उसमें डेटर भी इंक्लूड हो गए, बिल रिसीवेबल्स भी इंक्लूड हो गए, आउटस्टैंडिंग कोई इनकम बाकी आपकी वो भी इंक्लूड हो गई, और कोई खर्चा आपने पहले से चुका रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस है। जैसे अगर आपने ट्यूशन फीस पहले से चुका रखी है और उसके सामने मैं आपको अभी सर्विस दे रही हूँ, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी पहले एडवांस चुकाया हुआ, तो वो मेरे काय में आएगा, रिसीवेबल्स में आएगा, यानी आपके वो रिसीवेबल्स में काउंट होगा। क्रेडिटर्स 35 तक आज हम करेंगे, 2 पॉइंट और कवर कर लेते हैं। क्रेडिटर्स, जैसे डेटर्स होते हैं वैसे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। डेटर्स होते हैं जिनको हमें पेमेंट, जिनसे हमें पेमेंट लेना है, और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पेमेंट देना है, जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा था और अब हम उनको पेमेंट करना है, तो वो हमारे काय में आ जाते हैं, क्रेडिटर में आ जाते हैं, यानी हमें फ्यूचर में उनको पे करना है, तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। अगर लोग हमसे क्रेडिट पर खरीदे तो हम भी तो किसी से क्रेडिट पर रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे, तो जिनसे हम गुड्स रॉ मटेरियल क्रेडिट पे खरीदते हैं उनको कहाँ पे रखते हैं, क्रेडिटर्स में रखते हैं। और जैसे हम उनके सामने पेमेंट कर देते हैं तो वो क्रेडिटर को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और क्रेडिटर्स क्या कहलाते हैं, हमारी करंट लाइबिलिटी कहलाते हैं। लास्ट, बिल्स पेबल। जैसे बिल रिसीवेबल था, अभी मैंने आपको समझाया, ए के लिए वो बिल रिसीवेबल होगा क्योंकि ए को उसके सामने पैसा मिलना है, और बी के लिए वो बिल्स पेबल होगा क्योंकि बी को उसके सामने पेमेंट करना है।
तो दो पार्टी होती है, बिल राइटर एंड बिल एक्सेप्टर। तो जो बिल राइट करती है वो बिल, उसके लिए BR होता है, बिल रिसीवेबल। और जो एक्सेप्ट करती है बिल को, हाँ मैं दूंगा पैसा, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको, तो जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, बिल्स पेबल। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में सिखाया था, तो ए के लिए वो कहलाएगा BR, बिल रिसीवेबल। BR भी बोलते हैं इसको, कभी BR बोले तो आप कंफ्यूज मत होना, BR क्या होता है। और बी के लिए वो कहलाएगा BP, यानी बिल्स पेबल, क्योंकि बी को उसके सामने पेमेंट करना है, पेबल यानी पेमेंट करना है, और ए को उसके सामने पैसा मिलने वाला है, इसलिए बिल रिसीवेबल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, एज पर माई मेल ID आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और बच्चों इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं अपना जैसे तैसे टाइम निकाल के वीडियोस डाल रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। और जैसे इस बार आपने देखा कि अभी बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, क्यों, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। फिर भी मैं ये चाह रही हूँ कि आपको लॉस ना हो पाए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डाल सकूँ। अभी 4-5 दिन बीच में निकल गए, मैंने नहीं डाला था, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं एटलीस्ट वीक में 3-4 लेक्चर आपके लिए डाल सकूँ। तो बच्चों प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, और खासकर ऐसे सिचुएशन में जब कोई बाहर नहीं जा सकता। थैंक यू स्टूडेंट्स।